प्रदेश में पिछले 2 दिन से चल रही इस भयंकर हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। मतलब आरक्षण के मुद्दे पर हुई हिंसा में पिछले 3 हफ्तों के अंदर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए और इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए पूरे देश में हिंसा शुरू कर दी थी। हालांकि 2 दिन पहले हिंसा शुरू होने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने देश भर में कर्फ्यू लगा दिया था। 3 दिनों के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था। ट्रेनें अगले आदेश तक रोक दी गई थी। हालात बिगड़ने पर ढाका और आसपास के इलाके में मौजूद 3,500 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियों में ताले लगा दिए गए थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन इसके बाद भी उपद्रवियों ने ढाका समेत कई शहरों में हिंसा का दौर जारी रखा। उपद्रवियों ने ढाका शहर में शॉपिंग सेंटर समेत कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। वहां के मीडिया के मुताबिक उपद्रवियों ने एक इलाके में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या तक कर दी थी। आरोप है कि उपद्रवियों ने सिराजगंज नाम के शहर में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था, जिसमें 13 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। और 2 दिन पहले हिंसा का यह दौर तब शुरू हुआ था जब पिछले महीने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नाहिद इस्लाम नाम के छात्र कुछ दिन पहले बेहोशी की हालत में एक पुल के नीचे मिले थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें बेहोश होने तक पीटा था। आरोप है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इशारे पर आंदोलन खत्म करने के लिए पुलिस ने उन्हें टॉर्चर किया था और उसी वजह से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह पुलिस ने उन्हें उठा लिया था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी पहने कुछ लोग उन्हें गाड़ी में बैठाते नजर आए थे। 24 घंटे बाद नाहिद इस्लाम एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाए गए थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के लोगों ने उन्हें आंदोलन खत्म करने के लिए तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। आरोप है कि नाहिद इस्लाम से पहले उनके 2 दोस्तों को 19 जुलाई को पुलिस ने उठा लिया था। उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया था और 6 दिन बाद आंखों पर पट्टी बांधकर सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया था। लेकिन 26 जुलाई को सभी को दोबारा हिरासत में ले लिया गया था। आरोप है कि हिरासत में लिए जाने के बाद सभी से आंदोलन खत्म करने को लेकर वीडियो तक बनवाए गए थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। बाद में नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वो सरकार गिरने तक प्रदर्शन जारी रखें, जिसका नतीजा यह हुआ कि हजारों की संख्या में छात्र शेख हसीना से इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। 2 दिन तक चले हिंसा के दौर के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ गया। 76 साल की शेख हसीना इसी साल की शुरुआत में 4थी बार प्रधानमंत्री बनी थी और उनकी पार्टी अवामी लीग ने 300 में 204 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन विपक्ष ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया था। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश की आरक्षण की व्यवस्था शेख हसीना के गले की हड्डी बन गई। शेख हसीना अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रही थी। शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन की अगुवाई की थी और बांग्लादेश बनने के बाद उनके साथ आजादी की जंग लड़ने वालों को आरक्षण देने का सिस्टम बनाया था। 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया था। मोटे तौर पर स्वतंत्रता सेनानी कोई और नहीं बल्कि मुजीब की पार्टी अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता थे, जो पहले खुद आरक्षण का फायदा लेते रहे, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चों को यह फायदा मिलता रहा। 2018 में जब छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया तो शेख हसीना ने आरक्षण ही खत्म कर दिया था। लेकिन जून में ढाका हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया था। शेख हसीना सरकार ने कोर्ट के फैसले को वहां की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को घटाकर 7% कर दिया था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 5% आरक्षण दिया गया। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। आरोप ये लगे कि शेख हसीना ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चों को आरक्षण का फायदा पहुंचाने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। वहां की मीडिया के मुताबिक पिछले महीने आरक्षण को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में वहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो विदेश भाग गई। 2 साल में बांग्लादेश भारत के पड़ोस में मौजूद दूसरा ऐसा मुल्क बन गया जहां जान बचाने के लिए राष्ट्र प्रमुख को देश छोड़कर भागना पड़ गया। इससे पहले श्रीलंका में ऐसे हालात बने थे। 8 जुलाई 2022 को श्रीलंका सरकार ने देश को दिवालिया घोषित कर दिया था, जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया था।
इसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को वहां से भागना पड़ गया था। इस बीच बांग्लादेश में चल रहे बवाल को देखते हुए सीमा की सुरक्षा में जुटी बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर पहरा बढ़ा दिया। बीएसएफ ने सीमा पर बनी सभी चौकियों को हाई अलर्ट पर कर दिया। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी बॉर्डर पर पहुंच गए। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी गई थी, क्योंकि बीते कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश के हालात और ज्यादा बिगड़ गए। बांग्लादेश के साथ भारत कुल 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। इनमें बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर सीमा अकेले पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। सीमा पर दोनों देशों की तरफ से जगह जगह चौकियां बनी हैं, जहां सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में चल रहे बवाल के दौरान भारत ने अपनी चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी। त्रिपुरा में तो सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के साथ भारतीय सेना को भी तैनात कर दिया गया। ये जो बांग्लादेश जाने आने का ये जो रोड है, अखौड़ा रोड, ये पूरा सील कर दिया गया है। सीमा पर पहरा बढ़ाने के साथ ही बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके का दौरा किया। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सीमा के नजदीक के इलाकों की तरफ जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया। सौ बात की एक बात यह है कि शेख हसीना का सत्ता से जाना भारत के लिए भी एक चुनौती है। पिछले महीने से बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। 2008 से हसीना ने वहां सत्ता संभाली हुई थी और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इन सालों में काफी मजबूत हुई थी, लेकिन साथ ही शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप लगते रहे थे। इस साल तो जो चुनाव हुए उनमें विपक्ष ने हिस्सा ही नहीं लिया था। भारत ने हमेशा हसीना का साथ दिया और शेख हसीना ने भी भारत का साथ दिया। बांग्लादेश की धरती पर पहले जो भारत के खिलाफ आतंकी पनपते थे, उन्होंने उनका लगभग सफाया कर दिया था। उनके तानाशाही रवैये की अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने आलोचना की, लेकिन भारत ने हमेशा उनका साथ दिया। शेख हसीना के हटने के बाद अब वहां सेना ने अंतरिम सरकार बनवा दी। भारत को बहुत संभल कर अब उससे डील करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन शेख हसीना के विरोधियों को किसी न किसी तरीके से शह देते रहे हैं। हसीना के कार्यकाल से पहले भारत विरोधी आतंकी ताकतों को भी वहां शरण दी जाती रही और पाकिस्तान फिर से उन्हीं कोशिशों को हवा दे सकता है। चीन वहां फिर से सड़क, बिजली, बंदरगाहें बनाने के नाम पर लोन देने का लालच दे सकता है, जो खेल चीन पाकिस्तान और श्रीलंका में करता आया है। मालदीव और नेपाल में भी चीन इसी तरह के पैंतरे अपनाता है। वही चुनौती अब भारत के लिए पूर्वी हिस्से में भी खड़ी हो सकती है। शेख हसीना की सरकार ने भारत को बांग्लादेश के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को कनेक्ट करने का रास्ता खोला था। उस पर संकट खड़ा हो सकता है अगर अगली सरकार उसमें अड़ंगा डालती है तो। पाकिस्तान वहां कट्टरवादियों की सरकार बनवाना चाहता है। ऐसी सरकार भारत के खिलाफ रुख रख सकती है। पाकिस्तान और चीन के लिए भारत को घेरने का ये एक नया मोर्चा खुलने का खतरा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी वहां का गारमेंट एक्सपोर्ट। दुनिया भर में बांग्लादेश में बने कपड़े बिक रहे थे, लेकिन कोविड के बाद इस उद्योग को बहुत नुकसान हुआ था और वियतनाम के गारमेंट से भी बांग्लादेश को चुनौती मिल रही थी। इसलिए अर्थव्यवस्था पर संकट आ रहा था और उसके बाद शेख हसीना पर तानाशाही के इल्जाम बहुत ज्यादा लगने शुरू हो गए थे, जिसमें जमाते इस्लामी जैसी पार्टियों को पाकिस्तान का समर्थन भी मिल रहा था। मुख्य विपक्षी पार्टी खालिदा जिया की बीएनपी को भी पाकिस्तान के ही करीब माना जाता है। उसके ऊपर आरक्षण विरोधी छात्रों का आंदोलन हो गया तो पूरा माहौल हसीना के खिलाफ बना और उनको देश छोड़ना पड़ गया। अब इस नई चुनौती में एक अहम पॉइंट यह है कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि चीन को एक और ठिकाना मिल जाए इस इलाके में। म्यांमार में चीन का दखल है, नेपाल में वो अपना दखल बढ़ा रहा है, भूटान तक में अपना दखल बढ़ाना चाहता है, मालदीव में नई सरकार के साथ चीन खड़ा है, श्रीलंका में अपने हाथ जलाने के बावजूद चीन कोशिश में है कि वहां फिर से पैसा देने के नाम पर एंट्री कर ले, और पाकिस्तान को तो चीन ने अपने अंगूठे के नीचे ही दबा रखा है। यानी भारत के चारों तरफ चीन अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। आगे जाकर पता चलेगा कि शेख हसीना की सरकार गिराने का माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान के जरिए चीन किस किस को शह दे रहा था। अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि इस इलाके में चीन की पैठ और बढ़े, लेकिन अमेरिका अभी अपने चुनावों में उलझा है, यूक्रेन में उलझा है, इजराइल और ईरान में उलझा है। ऐसे में बांग्लादेश में जो हुआ है भारत के लिए बड़ी चुनौती है। 100 बात की एक बात।